हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि हम 2 चैप्टर पहले कर चुके हैं, तो आज हमारा तीसरा लूसेंट का बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर जैव विकास, इसे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा चैप्टर होगा जैव विकास। प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों से क्रमिक परिवर्तनों द्वारा अधिकाधिक जीवों की उत्पत्ति को जैव विकास यानी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कहा जाता है। जीव जंतुओं की रचना, कार्यकी एवं रासायनिकी, भ्रूणीय विकास, वितरण आदि में विशेष क्रम व आपसी संबंध के आधार पर सिद्ध किया गया है कि जैव विकास हुआ है। लैमार्क, डार्विन, वैलेस, डीब्रेज आदि ने जैव विकास के संबंध में अपनी अपनी परिकल्पनाओं को सिद्ध करने के लिए इन्हीं संबंधों को दर्शाने वाले निम्नलिखित प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। पहला प्रमाण वर्गीकरण से प्रमाण, दूसरा तुलनात्मक शरीर रचना से प्रमाण, अवशोषी अंगों से प्रमाण, यहाँ अवशेषी होना चाहिए, संयोजकता जंतुओं से प्रमाण, पूर्वजता से प्रमाण, तुलनात्मकता भ्रमणकी से प्रमाण, भौगोलिक वितरण से प्रमाण, तुलनात्मक कार्यकी एवं जीव रसायनिकी से प्रमाण, आनुवंशिकी से प्रमाण, पशुपालन से प्रमाण, रक्षात्मक समरूपता से प्रमाण, जीवाश्म विज्ञान एवं जीवाश्मों से प्रमाण। ये हमें जैव विकास को समझने में मदद करते हैं, ये सभी प्रमाण। समजात अंग होमोलोगस ऑर्गन किसे कहते हैं? ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोजित हो जाने के कारण काफ़ी असमान दिखाई देते हैं, परंतु मूल रचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन में समान होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। मूल रचना तथा भ्रूणीय परिवर्धन में समान होते हैं, लेकिन विभिन्न कार्यों के लिए असमान दिखाई देने लगते हैं, उन्हें समजात अंग कहते हैं। जैसे सील के फ्लिपर, चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग, बिल्ली का पंजा एवं मनुष्य के हाथ की मौलिक रचना एक जैसी होती है। इन सभी में ह्यूमेरस, रेडियो अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स आदि अस्थियां होती हैं। इनका भ्रूणीय विकास भी एक सा ही होता है, परंतु इन सभी का कार्य अलग अलग होता है। सील का फ्लिपर तैरने के लिए, चमगादड़ के पंख उड़ने के लिए, घोड़े की टांग दौड़ने के लिए तथा मनुष्य का हाथ वस्तु को पकड़ने के लिए अनुकूलित होता है। अगला हेडिंग है समरूप अंग, एनालोगस ऑर्गन। ऐसे अंग जो समान कार्य के लिए उपयोजित हो जाने के कारण समान दिखाई देते हैं, परंतु मूल रचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन में भिन्न होते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। उदाहरण तितली, पक्षियों तथा चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं और देखने में एक समान लगते हैं, परंतु इन सभी की उत्पत्ति अलग अलग ढंग से होती है। तितलियों के पंख की रचना शरीर भित्ति के भंज द्वारा, पक्षियों के पंख की रचना इनकी अग्रपादों पर परों द्वारा, चमगादड़ के पंख की रचना हाथ की 4 लंबी अंगुलियों तथा धड़ के बीच त्वचा से हुई है। अवशेषी अंग, वेस्टिजल ऑर्गन। ऐसे अंग जो जीवों के पूर्वजों में पूर्ण विकसित होते हैं, परंतु वातावरणीय परिस्थितियों में बदलाव से इनका महत्व समाप्त हो जाने के कारण विकास क्रम में इनका क्रमिक लोप होने लगता है, अवशेषी अंग कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में कर्ण पल्लव, त्वचा के बाल, वर्मीफॉर्म, अपेंडिक्स आदि। ये रहा चित्र, ये समजात अंग के चित्र हैं। जैसे मेढक के, छिपकली के मूल रचना एक होती है, लेकिन कार्य अलग अलग हो जाते हैं। इसमें समरूप अंग में मूल रचना भिन्न भिन्न होती है, लेकिन एक जैसा कार्य होता है। ये चमगादड़ का है, ये पक्षी का है। और ये रहा अवशेषी अंग। कहाँ कहाँ अवशेषी अंग पाए जाते हैं, इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। नोट,
मनुष्य में लगभग 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। 100 अवशेषी अंग। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव साइनोबैक्टीरिया थे। पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ है। जल स्तर जीवों का विकास मत्स्य वर्ग से हुआ है। स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास भी सरीसृपों से हुआ है। जीवाश्म क्या है? अनेक ऐसे प्राचीन कालीन जीवों एवं पादपों के अवशेष जो हमारी पृथ्वी पर विद्यमान थे परंतु बाद में समाप्त अर्थात विलुप्त हो गए, भूपटल के चट्टानों में परिरक्षित मिलते हैं। उन्हें जीवाश्म कहते हैं एवं उनके अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। जो विकास के सिद्धांत क्या है? जो विकास के संबंध में अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, जिनमें लैमार्कवाद, डार्विनवाद एवं उत्परिवर्तनवाद प्रमुख है। नोट: उपार्जित लक्षणों का अध्ययन टोंटोलॉजी कहलाता है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। उपार्जित लक्षणों का अध्ययन टोंटोलॉजी कहलाता है। हमारा सिद्धांत है डार्विनवाद। जो विकास के संबंध में डार्विनवाद सर्वाधिक प्रसिद्ध है। डार्विन को पूरा अवशेष का महानतम अन्वेषक कहा जाता है। महानतम अन्वेषक किसे कहा जाता है? डार्विन को। चार्ल्स डार्विन, इनका जीवन काल 1809 से 1882 ईस्वी तक था। चार्ल्स डार्विन ने 1831 ईस्वी में बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज पर पूरे विश्व का भ्रमण किया। डार्विनवाद के अनुसार सभी जीवों में प्रचुर संतान उत्पत्ति की क्षमता होती है, अतः अधिक आबादी के कारण प्रत्येक जीवों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दूसरे जीवों से जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ता है। ये संघर्ष सजातीय, अंतर्जातीय तथा पर्यावरणीय होते हैं। दो सजातीय जीव आपस में बिल्कुल समान नहीं होते। ये विभिन्नताएं इन्हें इनके जनकों से वंशानुक्रम में मिलते हैं। कुछ विभिन्नताएं जीवन संघर्ष के लिए लाभदायक होते हैं, जबकि कुछ अन्य हानिकारक होती हैं। जीवों में विभिन्नताएं वातावरणीय दशाओं के अनुकूल होने पर वे बहुमुखी जीवन संघर्ष में सफल होते हैं। उपयोगी विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठी होती रहती हैं और काफ़ी समय बाद उत्पन्न जीवधारियों के लक्षण मूल जीवधारियों से इतने भिन्न हो जाते हैं कि एक नई जाति बन जाती है। ये डार्विनवाद सिद्धांत है। नो डार्विनवाद क्या कहता है? डार्विन के पश्चात इनके समर्थकों द्वारा डार्विनवाद को जीनवाद के ढांचे में ढाल दिया गया, जिसे नो डार्विनवाद कहा जाता है। इसके अनुसार किसी जाति पर कई कारकों का एक साथ प्रभाव पड़ता है, जिससे इस जाति से नई जाति बन जाती है। ये कारक कौन से हैं? ये कारक हैं विविधता, उत्परिवर्तन, प्रकृति, वर्ण, जनन। इस प्रकार नो डार्विनवाद के अनुसार जीन में साधारण परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप जीवों की नई जातियां बनती हैं, जिसमें जीन परिवर्तन के कारण विभिन्नताएं बढ़ जाती हैं। अगला सिद्धांत उत्परिवर्तनवाद का है। यह सिद्धांत वस्तुतः ह्यूगो डे व्रीज द्वारा प्रतिपादित किया गया। इस सिद्धांत के 5 प्रमुख तथ्य हैं। पहला, नई जीव जातियों की उत्पत्ति लक्षणों में छोटी छोटी एवं स्थिर विभिन्नताओं के प्राकृतिक चयन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संचय एवं क्रमिक विकास के फलस्वरूप नहीं होती है, बल्कि यह उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। इस प्रकार से उत्पन्न जाति का प्रथम सदस्य उत्परिवर्तक कहलाता है। यह उत्परिवर्तित लक्षण के लिए शुद्ध नस्ल का होता है। उत्परिवर्तन अनिश्चित होते हैं। ये किसी एक अंग विशेष में अथवा अनेक अंगों में एक साथ उत्पन्न हो सकते हैं। सभी जीव जातियों में उत्परिवर्तन की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। जाति के विभिन्न सदस्यों में उत्परिवर्तन भिन्न भिन्न हो सकते हैं। उपर्युक्त
उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप अचानक ऐसे जीवधारी उत्पन्न हो सकते हैं जो जनक से इतने अधिक भिन्न हो कि उन्हें एक नई जाति माना जा सके। ये उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत कहता है। नोट: जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। अनुक्रम आधार, एक क्रम से। ये हमारा अगला चैप्टर होगा, आनुवंशिकी। इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।